गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा थर्ड यूनिट में जनसंख्या वितरण और उसका विश्व प्रतिमान यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड पैटर्न्स। तो देखिए हम इसमें देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है, यानी वितरण मतलब उसका बिखराव है। जो दुनिया में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो अधिक घने बसे हुए हैं, जबकि अन्य कुछ क्षेत्र या तो खाली पड़े हैं या उनमें बहुत ही कम आबादी रहती है। कहने का मतलब है कि कहीं तो जनसंख्या बहुत सघन पाई जाती है, सघन उसका स्वरूप देखने को पैटर्न मिलता है, कहीं उसका क्या है बहुत ही वो कम देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, जनसंख्या का वितरण, प्रवास और जनसंख्या की वृद्धि दर में भिन्नताओं के कारण समय और स्थान के संदर्भ में लगातार भी बदलता रहता है। यानी कुछ ऐसे कारक हैं जो धरती पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। यानी बहुत से ऐसे कारक हैं जनसंख्या वितरण के संबंध में जो उसको क्या है प्रभावित करते हैं। तो देखिए हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे आज। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे तौर पर भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वर्गों में बांटा जाता है। यानी हम इनको अलग अलग कारक के अंतर्गत रखकर इनको क्या हम अध्ययन इसका करते हैं। तो पहला है फिजिकल फैक्टर यानी भौतिक कारक। यानी भौतिक तत्व प्रभावित करेंगे मनुष्य को, जो अलग अलग प्रकार के भौतिक तत्व हैं। इनमें देखिए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के दम पर आज विश्व की जनसंख्या का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक कारकों के चंगुल से बाहर तो आ गया है, परंतु पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ है। यानी जैसे हम पीछे हम पढ़ रहे थे जनजातियों के बारे में, उसमें भी हमने देखा है कि भौतिक कारकों का या भौगोलिक कारकों का पूरे मानव समुदाय के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। कुछ जनजाति क्या है अब भी भौगोलिक कारकों या भौतिक तत्वों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और कुछ ने क्या है तकनीकी ज्ञान के दम पर काफ़ी हद तक क्या है विकास उसने कर लिया है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में जैसे हम पढ़ते हैं, पहला जल की उपलब्धता। जल क्या है, एक भौतिक तत्व है, और ये क्या है प्राण वायु के बाद जल ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पीने योग्य जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन के अतिरिक्त पशुओं, फसलों, उद्योगों और नौ संचालन में किया जाता है। ये चीज़ हमें पता है कि जल का विभिन्न हम एक तरह से चीज़ों के अंदर क्या है उपयोग इसका करते हैं। यानी पेयजल के रूप में करते हैं, उद्योगों में करते हैं, कृषि में करते हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। अब जैसे हम इतिहास में भी पढ़ते हैं कि जो दुनिया की जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों में क्या है विकसित हुई हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना। तो यानी इस तरह की और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो क्या है नदी घाटियों में क्या है विकसित हुई। यानी नदी घाटियाँ यानी जल जीवन का आधार है। उसके बाद में धरातल है। धरातल की बनावट आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। ऊंचे पठारी एवं पहाड़ी प्रदेशों में ऊबड़ खाबड़ सतह और तीव्र ढलान के कारण पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। यानी ऊबड़ खाबड़ स्थान होते हैं पहाड़ी प्रदेशों में या पठारी प्रदेशों में, और जो स्थान है क्या है वो समतल स्थान क्या है कम होता है। अधिक अपर्दन के कारण, अपर्दन समझते हो, मिट्टी का कटाव। अधिक अपर्दन के कारण वहाँ मिट्टी की पतली परत, देखिए आगे, मिट्टी की पतली परत क्या है वहाँ पर रह जाती है, जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। यानी पतली मिट्टी इस प्रकार के प्रदेशों में जहाँ ज़्यादा अपर्दन होता है वहाँ पर पाई जाती है। ऊंचे पर्वतों में फसलों का छोटा वर्धनकाल भूमि की कैरिंग कैपेसिटी को सीमित करता है। यानी फसलें का जो वर्धनकाल है, उनके विकास का जो काल है क्या है वो छोटा होता है, जिससे भूमि की वहन क्षमता है, यानी एक तरह से उसके ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनकी तो जो वहन क्षमता है क्या है वो कम हो जाएगी। इसलिए वहाँ न तो उद्योगों के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं
और नए ही उत्तम मार्गों का विकास हो पाता है। हम देखते हैं कि पहाड़ी और पर्वतीय जो आपके पठारी भाग है उनमें क्या होता है, सड़कों का विकास भी क्या है बड़े पैमाने पर हम नहीं कर पाते। पर्वतों एवं पठारों पर रहने सहने व भोजन प्राप्ति की कठोर दशाएं जनसंख्या की नैसर्गिक विकास यानी प्राकृतिक विकास पर क्या है अंकुश लगाती है। एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर एंडीज और रॉकीज कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर। एंडीज, रॉकीज व हिमालय पर्वतीय प्रदेश विषम धरातल के कारण ही विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। कहने का मतलब है कि ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय पठारी प्रदेश हैं जो जनसंख्या को क्या है कम आकर्षित करते हैं और वहाँ पर क्या है जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे पूरा वर्ल्ड पैटर्न कि कहाँ कहाँ पर दुनिया के किन किन देशों में किस प्रकार की जनसंख्या मतलब कितनी जनसंख्या क्या है निवास करती है। अब पर्वत पठारों के विपरीत जो समतल मैदानी प्रदेश हैं दुनिया के, वह उपजाऊ जो नदी घाटियाँ हैं मनुष्य के निवास, कृषि, उद्योग व परिवहन इत्यादि के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं। संभवत इन्हीं कारणों से प्राचीन सभ्यताएं हैं जो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि नदी घाटियों में जन्मी पली और क्या है बड़ी हैं। आज भी दुनिया की 90% जो जनसंख्या है मैदानों में बसी हुई है। कहने का मतलब साफ है कि पर्वत पठारी या अन्य जो धरातलीय जो भाग हैं उनकी तुलना में मैदान क्या है भाई जनसंख्या को आकर्षित करने का क्या है एक तरह से एक जनसंख्या को आकर्षित करने वाले भाग हैं। उसके बाद में हमने पहला जैसे पढ़ा आपका जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के लिए आपका जल। उसके बाद में जो हमने धरातल का जो वर्णन किया है, उसके बाद में जलवायु यानी ये भी क्या है भौतिक तत्व है जो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। जलवायु या गर्मी एवं सर्दी का मनुष्य के शरीर, फसलों व अन्य जीव जंतुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अस्वास्थ्यकर जलवायु मनुष्य को आलसी, निर्बल व अकुशल बना देती है, जबकि उत्तम जलवायु के निवासी फुर्तीले, उत्साही, दक्ष एवं जोश खरोश से लबरेज रहते हैं। जलवायु की विषम दशाएं फसलों को उगाने व पशुओं को पालने में दिक्कत पैदा करती है। यानी कहने का मतलब है कि भाई अगर जलवायु सही है तो क्या है फसलें भी वहाँ पर ज़्यादा होती हैं और मनुष्य क्या है उसकी जो काम करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो भी क्या है एक तरह से बढ़ती है। असहज जलवायु कभी भी आकर्षित नहीं करती। यही कारण है कि ध्रुवों के निकट जो बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पर पाई जाती है ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुवों के निकट जो स्थित भूखंड हैं साल भर भयंकर सर्दी के कारण लगभग मानव विहीन क्या है पाए जाते हैं। बहुत ही कम जनसंख्या वहाँ पर क्या है देखने को मिलती है। विषुवत रखिए वर्षावन क्षेत्रों जैसे अमेजन है, कांगो के जंगलों में गर्म व आर्द्र जलवायु के कारण जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रदेशों में कई घातक एवं अबुझ बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिससे वहाँ सदैव ऊंची मृत्यु दर क्या है पाई जाती है। यानी जलवायु भी किसी भी प्रदेश में जो जनसंख्या का जो वितरण पाया जाता है उसको प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण क्या है भौतिक कारक है। उसके बाद में देखिए हम मृदा को पढ़ते हैं। मृदा भी क्या है कि भौतिक तत्व है, लेकिन मृदा का श्रम का कोई महत्व नहीं होता। यह फसल को उगाने का एक माध्यम होती है। अप्रत्यक्ष रूप से मृदा मनुष्य और पशुओं के भोजन का आधार है, क्योंकि मिट्टी में ये चीज़ें उगती हैं जो हमारे क्या है भोजन के काम आती हैं, चाहे पशुओं का चारा हो, चाहे मनुष्य के लिए भोजन हो, अन्य जीवों के लिए क्या है भोजन हो। उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में भूमि की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो हमने पहले पढ़ी है, भूमि की जो वहन क्षमता है अधिक होती है। यानी उसकी जो लोगों का वहाँ का जो भरण पोषण जो होता है, कैरिंग कैपेसिटी है जो वो क्या है उसकी ज़्यादा होती है। ज़्यादा लोगों को क्या है वो भरण पोषण कर सकती है अगर मिट्टी उपजाऊ है। अगर कम उपजाऊ हो तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है कम होती है। जैसे हमने पहले देखा है कि पर्वतीय प्रदेशों के अंदर मिट्टी की परत भी पतली होती है और उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या है कम होती है। अब देखिए मिट्टी के अंदर ही हम पढ़ते हैं आगे। यही कारण है कि गंगा, सतलुज, सिंधु, हवांगो, मिसिसिपी, नील व पो नदी के उपजाऊ कृषि प्रदेशों में जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या इन प्रदेशों में क्या है पाई जाती है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें, गंगा सतलुज का मैदान
भारत के 14% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और यहाँ भारत की 1/3 यानी 33% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब क्या है कि मैदानी जो भाग हैं, जो धरातल है, जो मिट्टी है, इन प्रदेशों की क्या है, जनसंख्या को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उपजाऊ है, उपजाऊपन से यहाँ पर फसलें होती हैं, जिससे क्या है कि जनसंख्या का जो सांद्रण है वो ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद भौतिक तत्वों में ही आता है आपका वनस्पति। अब देखिए, बहुत घने और विस्तृत वन मनुष्य के मुक्त आवागमन में एक दीवार अथवा आवरण का कार्य करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा सघन अगर किसी प्रदेश में वन है तो वो क्या करते हैं, एक दीवार का काम करते हैं, आवागमन में रुकावट पैदा करते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के सेल्वा जो ब्राज़ील के अंदर है, वनों की दुर्गमता के कारण, यानी सेल्वा वनों की दुर्गमता के कारण ही मनुष्य अब तक भी बड़ी संख्या में इनके बीच अधिवास नहीं बना पाया है, यानी सेटलमेंट स्थापित नहीं कर पाया है। कई बार वनों का आर्थिक महत्व भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। सेल्वा वनों की आर्थिक उपयोगिता बहुत कम है, कठोर लकड़ी के एक तरह से हैं। इसके विपरीत शीतोष्ण कटिबंधीय जो टेगा वन है का आर्थिक महत्व अधिक है, जिस कारण वहाँ अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या पाई जाती। कहने का मतलब है कि वनस्पति में भी अगर आर्थिक महत्व से वो ज़्यादा ज़रूरत की है तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, और इसके विपरीत अगर वो आर्थिक महत्व से वनस्पति का कम है तो वहाँ पर भी क्या है कि जनसंख्या कम पाई जाती है। उसके बाद में है इकोनॉमिक फैक्टर। ये तो थे भौतिक कारक। अब देखिए आर्थिक कारक में क्या क्या है। आर्थिक कारकों में पहला आपका क्या है, खनिज है। खनिजों में देखिए क्या है भाई, जिन क्षेत्रों में खनिजों के विशाल भंडार मिलते हैं वहाँ खनन उद्योग विकसित हो जाता है। इन खानों में लोग श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं और वहीं बस जाते हैं। अधिक मांग के कारण कोयला, लो ऐसे खनन क्षेत्र अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। यानी कहने का मतलब खनिज ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है। लोहे के खनन ने स्वीडन में गेलीवारे नगर था। सोने के निक्षेपों ने अलास्का में फेयरबैंक व फोर्ट युकॉन नगर बसाई। यानी बहुत सारी दुनिया के नगर ऐसे भी हैं जो क्या है, वहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों के जो भंडार थे उनके कारण क्या है बसे हैं, जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा हुई है। जैसे हम उत्तरी कनाडा की बात करें, उत्तरी कनाडा के निर्जन ठंडे प्रदेश में यूरेनियम सिटी बसने का कारण यूरेनियम ही था। इस प्रकार एंडीज पर्वतों में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चुकई माता की तांबे की खानों में आदमी जा पहुंचा। कहने का मतलब है कि खनिज अगर किसी प्रदेश में मिलते हैं ज़्यादा तो वहाँ पर भी क्या है कि जनसंख्या वहाँ पर क्या है धीरे धीरे बढ़ जाती है। जनसंख्या का वहाँ पर जो सांद्रण क्या है सघन पाया जाता है। उसके बाद में नगरीकरण है। नगरों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता पाई जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है। नगरों में हम देखते हैं जैसे रोजगार के अवसर भी ज़्यादा हैं, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हैं, शिक्षा, परिवहन व मनोरंजन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। नगर ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और विशेषीकृत शिक्षा के केंद्र होते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण नगरों में व्यक्तिगत विकास एवं वृत्ति बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। यानी कैरियर बनाने की क्या है अवसर भाई ज़्यादा रहते हैं। हम देखते हैं ना इंस्टीट्यूटों में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, आवागमन भी बना रहता है, शहर से लोग भी गाँव में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में ज़्यादा पाई जाती हैं, नगरों में ज़्यादा पाई जाती हैं। ये आकर्षण है, जो आकर्षण कारक बोलते हैं इनको, जो मैंने आपको भी बताया है कि भाई अपनी तरफ खींचेंगे, शिक्षा के कारण भी खींचेंगे, रोजगार के कारण भी खींचेंगे। क्या है ये आकर्षक कारक है, मनोरंजन के कारण भी खींचेंगे, ठीक है ना। ये आकर्षण ही मनुष्य को शहरों की ओर खींचते हैं। भारत के लगभग 2% भूभाग पर फैले 5160 नगरों में देश की लगभग 27.78 यानी 27.78% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए बहुत ही कम प्रतिशत भूभाग पर हैं और लेकिन जनसंख्या कितनी है भाई, लगभग 28%। उसके बाद में है औद्योगिक विकास, आपके जो आर्थिक कारक उनके अंदर, ठीक है। खनिज पढ़ लिया, नगरीकरण हम देख लिया, उसके बाद है औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के द्वीप माने जाते हैं। ये न केवल विभिन्न प्रकार और स्तर के रोजगार प्रदान करते हैं बल्कि व्यक्ति को अपनी निपुणता, कुशलता व ज्ञान के सदुपयोग का भी अवसर क्या है प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर ज़्यादा उद्योग लग जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है जनसंख्या का सांद्रण अधिक पाया जाता है। देखिए आगे भी देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग, सलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी किताब है।
विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में इन्हीं कारणों से सघन जनसंख्या पाई जाती है। अमेरिका का न्यू इंग्लैंड, क्षेत्र, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, यूरोप की राइन घाटी व रूर क्षेत्र, रूस का मास्को तुला क्षेत्र, भारत के मुंबई पुणे क्षेत्र औद्योगिक विकास के कारण ही विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यानी औद्योगिक गतिविधियाँ किसी भी प्रदेश में अगर ज़्यादा हो रही हैं तो वहाँ पर सघन जनसंख्या बस जाती है, जनसंख्या का साधन ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद में परिवहन है। विकसित तथा सस्ती परिवहन सुविधाओं के बिना जनसंख्या का सांद्रण संभव नहीं हो पाता। परिवहन के द्वारा ही अपने कार्यस्थल पर पहुंचा जा सकता है। परिवहन उत्पादन और व्यापार में तेज़ी लाता है। इससे रोजगार के नए नए अवसर पैदा होते हैं। आजकल तो परिवहन स्वयं में एक उद्योग बन गया है। महान झीलों व सेंट लॉरेंस के आंतरिक जलमार्गों की उपयोगिता के कारण ही उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग क्या है, सघन आबाद है। यहाँ पर जो 5 झीलें पाई जाती हैं बड़ी, उसके कारण क्या है, ये पूर्वी भाग जो उत्तरी अमेरिका का है वो सघन आबाद है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के बीच जाने से पहले साइबेरिया एक निर्जन प्रदेश था। रूस के अंदर हम देखते हैं ना, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है जो, उससे पहले है क्या है, साइबेरिया एक निर्जन प्रदेश था। परिवहन की सुविधा न होने के कारण ही भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। परिवहन मार्ग राष्ट्र रूपी शरीर में धमनियों का कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि आर्थिक कारकों के अंदर जो हमने पढ़े हैं, अलग अलग जो हमने कारक पढ़े हैं, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक विकास, ठीक है, और परिवहन, ये सारे के सारे क्या है कि किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के वितरण को निश्चित तौर से प्रभावित करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब इसके अंदर देखिए विस्थापन है कि तंग दिली व छोटे छोटे मुद्दों से शुरू होकर धार्मिक झगड़ों के कारण कभी कभी धार्मिक व सांस्कृतिक समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। धार्मिक इस प्रकार के जो दंगे हैं आप अब भी देख रहे हो, अब भी अलग अलग कई कंट्रियां हैं जिसके अंदर ये क्या है, इस प्रकार की जो चीज़ें चलती रहती हैं जिस कारण तनाव पैदा रहता है। यूरोप में अपने ऊपर होने वाले रोज़ रोज़ के अत्याचारों से तंग आकर बहुत से यहूदी यूरोपीय देशों को छोड़कर इजराइल में जा बसे। देखते हैं ना भाई, हम भी आज भी देख रहे हैं कि इजराइल में इस प्रकार के क्या झगड़े हो रहे हैं। इजरायलियों व अरबों के झगड़ों में लाखों फिलिस्तीनी इजराइल से भाग खड़े हुए। सन 1947 में भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को देश के एक पार से देश की दूसरी पार पर विस्थापित होना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा। यानी इस प्रकार का क्या है, जो विस्थापन है, ये भी क्या है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। उसके बाद में है श्रम का प्रवास। इसमें क्या है, श्रम के प्रवास में आर्थिक कारणों से बहुत बड़ी संख्या में श्रम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाता है। हम भी देखते हैं कि जैसे पंजाब में बहुत सारे जो सिख हैं कनाडा में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारे हरियाणा से भी गए हैं, देश के अन्य भागों से भी, अलग अलग दुनिया के भागों में जाते रहते हैं और उन भागों से भी आते रहते हैं। तो यानी जो श्रम है वो भी क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। मॉरिशस, फिजी, सीशेल्स, ट्रिनिटाड में उत्तरी भारत का श्रम सैकड़ों वर्ष पहले इस प्रकार पहुंचा है। आज लाखों भारतीय युवा अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मध्य पूर्व के देशों में भी अपनी क्या है, आजीविका कमा रहे हैं। इसी तरह है राजनीतिक कारक। विभिन्न देशों की जनसंख्या नीति भी इसके वितरण को प्रभावित करती है। जैसे कभी रूस साइबेरिया को आबाद करने की पुरजोर कोशिश करता था। वहाँ अधिक संतान वाले माता पिता को समान स्वरूप मेडल और इनाम दिए जाते थे। जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या है, ये चीज़ें की जाती थी। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपने शिक्षण संस्थानों में भारतीय लोगों के लिए सारे द्वार खोल रखे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे युवा क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका
कनाडा के अंदर अलग अलग देश के दुनिया के अलग अलग भागों में गए हैं। इसके विपरीत चाइना, भारत व बांग्लादेश जैसे सघन जनसंख्या वाले देशों की नीति जनसंख्या को हर हाल में नियंत्रित करने की है। भाई वहाँ तो क्या है कि एक तरह से जो देश हैं, कुछ देश दुनिया के ऐसे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया मुख्य है कि वहाँ पर क्या है कि उन्होंने सारे द्वार खोल रखे हैं भारतीय लोगों के लिए। लेकिन जो चाइना है, भारत है, बांग्लादेश जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या है दुनिया के अंदर इन भागों में, वाले देशों में जनसंख्या की नीति को हर हाल में नियंत्रित करने की है। यानी यहाँ की सरकारें चाहती कि जनसंख्या को किसी तरह से नियंत्रित किया जाए। युद्धों में भी जनसंख्या का ह्रास होता है। प्रथम विश्व युद्ध का जो काल है 1914 से 18 के बाद से अब तक विश्व में लगभग 9 करोड़ लोग युद्धों में मारे जा चुके हैं। यानी इस प्रकार के जो राजनीतिक कारक हैं वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं।